हेलो फ्रेंड्स, मैं विश्वजीत स्वागत करता हूं आपको हमारे इस चैनल पे। फ्रेंड्स, आज मैं डिस्कस करने वाला हूं सीटेट प्रीवियस ईयर पेपर के बारे में। और आज मैं आप लोगों को कुछ टेक्निक्स बताने वाला हूं कि एक्चुअल में क्वेश्चन को रीड कैसे करते हैं और कहां पे हम लोगों का फोकस होना चाहिए, जहां पे अक्सर लोग गलती करते हैं जिसकी वजह से उनका आंसर रॉन्ग हो जाता है। ओके, और किन किन बातों पे ध्यान देना है उन सभी बातों पे मैं डिस्कस करने वाला हूँ। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के एंड तक और हम लोग जानेंगे, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स जानेंगे। और विश्वास कीजिएगा, आपको ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। अगर आप सीटेट इस बार क्वालिफाई करना चाहते हैं तो इस वीडियो को देखना मत भूलिएगा, नहीं तो आपका लॉस हो सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, विविध पृष्ठभूमियों के अधिगमकर्ताओं को संबोधित करने हेतु एक अध्यापक को क्या करना चाहिए। तो देखिए, प्रश्न में आपको जो कठिन वर्ड है उस पर फोकस करना है, उसके अर्थ को समझना है और उसमें जो मेन शब्द है उसको पहचानना है। ठीक है, जैसे सबसे पहले जल्दबाजी नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं। जल्दबाजी करेंगे आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, विविध विविध करने का मतलब हो गया अलग अलग क्षेत्र के। पृष्ठभूमियों मतलब कि स्थान, जगह। विविध पृष्ठभूमियों के अधिगमकर्ताओं का मतलब होता है विद्यार्थी जो सीखते हैं विद्यालय में। ठीक है, तो अलग अलग स्थान के जब बच्चे एक विद्यालय में पढ़ते हैं तो इस संबंध में एक अध्यापक को क्या करना चाहिए, क्या समस्या होता है। तो ऑब्वियसली है कि जब अलग अलग क्षेत्र के बच्चे होते हैं तो अलग अलग लैंग्वेजेज होती है, अलग अलग संस्कृति होती है, उसके अलग अलग रहन सहन होता है, तौर तरीके बहुत सारे अलग होते हैं। और जूनियर क्लास के बच्चे होते हैं तो ये बात शिक्षक के लिए एक बहुत चुनौती होती है ना, तो बहुत क्रिटिकल होता है। तो इस अवस्था में टीचर को कैसे लेना है, टीचर को हार नहीं मानना है, टीचर को तो पढ़ाना ही है। टीचर फेल तो हो नहीं सकता है, टीचर को हर एक प्रक्रिया लगाना है। ठीक है, तो एक तरह से ये बहुभाषी कक्षा के बारे में बात कर रहा है। आपने पढ़ा होगा बहुभाषी कक्षा, है ना, उसमें अगर आपने पढ़ा है तो आपको सारा बात समझ में आ गया होगा। तो चलिए, प्रश्न को हम सब समझ लिए तो आंसर बिल्कुल आसान हो जाता है। अब ये पॉजिटिव प्रश्न है, ठीक है, इसमें नहीं नहीं पूछ रहा है। तो हमें ध्यान रखना है कि जब पॉजिटिव प्रश्न है तो 3 ऐसे ऑप्शंस होंगे जो गलत होंगे। ठीक है, और एक ही मेरा सही होगा। तो पहला है, सभी के लिए मानकीकृत आकलनों का इस्तेमाल करना चाहिए। तो देखिए, यहाँ पे एक वर्ड आ गया मानकीकृत। अब बस इस पे फोकस कीजिए। क्या सभी बच्चे हैं, कक्षा में बहुत सारे बच्चे हैं, तो सभी बच्चों को क्या हम टेस्ट ले लेंगे और उसको नंबर पे बांट देंगे तो इससे क्या आकलन हो जाएगा, बच्चे अच्छे से सीख पाएंगे, बच्चे का ग्रोथ हो पाएगा? बिल्कुल नहीं, गलत। सेकेंड है, ऐसे कथनों का इस्तेमाल करना चाहिए जो कि नकारात्मक रूढ़िबद्ध धारणाओं को मजबूत करे। देखिए, ऐसे कथन, हमें ऐसे वर्ड्स नहीं बोलना है, ऐसे वाक्य नहीं इस्तेमाल करना है अपने क्लास में ताकि बच्चे के अंदर, है ना, जातीयता का बोध कराए। जातिवाद, लिंगवाद, है ना, मतलब कि रूढ़िबद्ध का अर्थ ही होता है एक दूसरे की विभिन्नता को दिखाना, एक दूसरे की गलतियों को दिखाना, एक दूसरे के, क्या कहते हैं उसको, जो पुराने ज़माने से चलते आ रहा है कि लड़की नहीं पढ़ सकती है, लड़का पढ़ सकता है ना। क्या कहते हैं कि लड़की घर का काम कर सकती है, लड़का बाहर का काम कर सकता है। ये क्या है, रूढ़िवादिता है। तो रूढ़िबद्ध नहीं होना है, इस पर बढ़ावा नहीं देना है ना, इसका नकारात्मक को मजबूती नहीं करना है। तो ये ऑप्शन गलत हो गया। सी में है, विविधता संबंधी मुद्दों पर बातचीत टालनी चाहिए। देखिए, अगर विविधता का मतलब क्या होता है, विविधता मतलब अगर क्लास में अलग अलग जाति, अलग अलग धर्म के बच्चे हैं तो क्या सभी को अलग अलग कैटेगरी में बांट देना चाहिए?
अगर कोई बच्चा किसी के बारे में कंप्लेन करता है तो उसकी बातों को डांट देना चाहिए, टाल देना चाहिए? बिल्कुल नहीं। तो ये भी ऑप्शन गलत है। हमें तो चर्चा करना चाहिए, है ना, कि हम लोग समाज में एक साथ मिलजुल कर आगे रहें। तो आपका तीनों ऑप्शन गलत हो गया। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? डी, विविध विन्यासों के उदाहरण लेने चाहिए। अर्थात अलग अलग पृष्ठभूमि के बच्चे हैं तो हम अलग अलग एग्जाम्पल्स के साथ अगर हम बच्चे को बताएंगे तभी तो बच्चा समझ पाएगा ना। हो सकता है कोई बच्चा रोटी नहीं समझ रहा है, ब्रेड समझेगा, हो सकता है। तो आप लोगों को समझ में आया क्वेश्चन को डील कैसे करना है। तो और एक बात हमेशा याद रखिएगा, क्वेश्चन को आप अच्छे से समझ लिए ना, अच्छे से पढ़ लिए ना, दिमाग में बैठा लिए ना, तो चारों ऑप्शंस की आप डील बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हो। अक्सर लोग करते क्या है ना, क्वेश्चन को तो पढ़ते ही हैं जल्दी जल्दी, और जब आंसर में जाते हैं ना, ऑप्शंस में जाते हैं ना, तो वो भूल जाते हैं ये क्वेश्चन था क्या। तो हमें क्वेश्चन से ऑप्शन को रिलेट करना है, तो ये ध्यान रखिएगा। ओके, तो इसी प्रकार मैं आगे जितने भी प्रश्न हैं मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों को बेस्ट दूँ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। आपका क्वेश्चन है कि समस्या समाधान। समस्या समाधान का मतलब होता है कि अगर आपके पास कोई समस्या आया था, आप उसको समाधान कैसे निकालते हैं, है ना। कोई कोई बच्चे समाधान खुद से निकालते हैं और कोई कोई बच्चे नहीं निकाल पाते हैं। तो इन क्षमताओं को किस प्रकार से सुसाध्य किया जा सकता है। अब देखिए, सुसाध्य करने का मतलब है कि बढ़ाया जा सकता है, सहज बनाया जा सकता है, सरल बनाया जा सकता है ना। तो ऑप्शन ए को देखिए। प्रश्न समझ गए? करने का मतलब ये है कि बच्चों के अंदर समस्या समाधान की क्षमता को बढ़ाने का तरीका क्या हो सकता है। ओके, ए में समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर। तो देखिए, अगर हम बच्चे के अंदर जातीयता का भावनाओं को बढ़ावा देंगे तो क्या ये गलत हो जाएगा, है ना। बढ़ावा नहीं देना है, समरूपों को बढ़ावा बिल्कुल नहीं देना है। लिंग, धर्म, जाति, हर चीज़ पे बढ़ावा नहीं देना है, सब पे चर्चा करना है। बी में क्या है? विद्यार्थियों में डर की भावना पैदा करना। अगर आप बच्चे को डर की भावना पैदा करते हैं तो क्या बच्चे में कभी भी कल्पना शक्ति का विकास होगा। जब कल्पना बच्चा नहीं कर पाएगा, सोच नहीं पाएगा, है ना, तो बच्चा समस्या का समाधान कैसे कर पाएगा। तो ये भी ऑप्शन आपका क्या हो गया? गलत हो गया। सी में है लगातार अभ्यास और कार्यान्वयन पर जोर देकर, है ना। करने का मतलब ये, अगर बच्चे को लगातार अभ्यास करवाएंगे तो बच्चे एक न एक दिन अपनी त्रुटि को करना कम कर देगा और समस्या को समाधान करेगा। तो इसको आप रोक के चलिए। नेक्स्ट है समस्याओं के हल हेतु अटल प्रक्रिया के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर। देखिए, इसको समझिए। समस्याओं का हल हेतु कहने का मतलब है कि अगर बच्चे को कोई समस्या आता है, मैथ्स में हो, साइंस में हो, या किसी भी टॉपिक में हो, तो क्या उस समस्याओं का हल किसी एक प्रक्रिया से निकलेगा, अटल प्रक्रिया से निकलेगा? नहीं, अटल प्रक्रिया का बढ़ावा कभी नहीं देना है ना। प्रक्रिया ऐसा होना चाहिए जिससे बच्चे की संज्ञान का विकास हो, ठीक है, रटने की प्रणाली नहीं करना है। तो ए, बी, डी गलत, तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? सी। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अधिगम कठिनाइयों से जूझते छात्रों की ज़रूरतों को संबोधित करने के लिए एक अध्यापक को क्या नहीं करना चाहिए। क्वेश्चन को समझिए। प्रश्न है कि अधिगम मतलब सीखना। बच्चे जब सीखते हैं, जब बच्चे पढ़ते हैं तो बच्चों को बहुत सारे कठिनाई होती है समझने में, सुनने में, है ना, एक्सप्लेन करने में, सॉल्व करने में। तो ये सभी समस्याएं जो है, इन समस्याओं को लेकर एक अध्यापक को क्या नहीं करना चाहिए, तो ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ये जो नहीं है, मैंने शुरू में ही कहा था कि प्रश्न का स्टार्टिंग पॉइंट और मिडिल पॉइंट
और लास्ट का जो पॉइंट है उस पर ज़रूर ध्यान दीजिएगा, नहीं तो अगर प्रश्न अच्छे से समझ में नहीं आया, नेगेटिव पॉजिटिव समझ में नहीं आया, तो आपका आंसर बिल्कुल गलत हो जाएगा, ठीक है। और वैसा आंसर भी दिया रहता है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो इसमें नहीं पूछ रहा है। और एक चीज़ और, अक्सर होता क्या है कि जनरली क्वेश्चन को लोग पढ़ते हैं, जब ऑप्शन में जाते हैं क्वेश्चन को जल्दी जल्दी पढ़ते हैं, जब ऑप्शन में जाते हैं तो क्वेश्चन ही भूल जाते हैं। तो हमें दिमाग को फोकस करना है कि क्वेश्चन में मांग क्या रहा था, ठीक है। क्वेश्चन में मांग रहा है कि अधिगम घटनाओं से जूझते छात्रों को जरूरत को संबोधित करने के लिए अध्यापक को क्या नहीं करना चाहिए, मतलब क्या क्या करना चाहिए, उसको छांटना है। आपका 3 ऑप्शन जरूर सही निकलेगा। तो फर्स्ट है व्यक्तिगत शैक्षिक योजना बनाना। देखिए ये तो बिल्कुल सही बात है जी। अगर हम क्लास में अलग अलग बच्चे के अलग अलग गति के आधार पर अगर हम योजना बनाएंगे कि ये मोहन जो है थोड़ा कमज़ोर है, इस पर थोड़ा विशेष ध्यान देना होगा जी, एक योजना बनाएंगे तो अच्छी बात है ना। तो ये राइट आंसर है। बी में है शिक्षा शास्त्र और आकलन की जटिल, देखिए यहाँ को समझिए, शिक्षा शास्त्र और आकलन की जटिल संरचनाओं का प्रयोग नहीं करना है, ठीक है। ये नेगेटिव वर्ड आपका आ गया, तो आंसर यही होना चाहिए। सी में ये दृश्य श्रव्य सामग्रियों का इस्तेमाल करना, बिल्कुल सही बात है भाई। अगर जो बच्चे सुन नहीं सकते हैं तो ऑडियो वीडियो के माध्यम से वो देख तो पाएंगे ना, तो इसका इस्तेमाल तो करना चाहिए। डी है संरचनात्मक शिक्षा शास्त्रीय उपागमों का इस्तेमाल करना, ये भी सही बात है भाई। अलग अलग उपागम का हम यूज करेंगे तो बच्चे क्या होगा, उसको कठिनाई नहीं होगी सोच समझने में। तो आपका आंसर हो गया बी। मतलब इसमें 3 ऑप्शन सही थे, आपका एक ही ऑप्शन गलत था। नेगेटिव में यही होता है कि आपका 3 ऑप्शन सही रहेगा और एक ऑप्शन जरूर गलत होगा। तो इस बात को आप ना भूलें प्लीज़। अगर इतने बात को आप ध्यान रखते हैं तो आप बहुत कम गलतियाँ करेंगे, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए सृजनात्मकता की पहचान का प्रमुख लक्षण क्या है। अब देखिए यहाँ पे एक वर्ड आया है सृजनात्मकता। तो आपको मैं ये बतला दूँ सृजनात्मक का मतलब क्या होता है। देखिए सृजनात्मकता का मतलब होता है कि बच्चे कुछ नया सोचे, क्या करें, बच्चे जो नया सोचेंगे, कुछ नया आविष्कार करेंगे। उस सृजनात्मक बच्चे के अंदर क्या क्या होता है, कल्पना होता है ना। उसका संज्ञान जो दिमाग होता है वो डेवलप करता है, उसके अंदर चिंतन करने की क्षमता होता है, सोचने की अवलोकन करने की, ये सभी होता है। तो वैसे बच्चे की पहचान क्या होगा, वैसे बच्चे का मतलब कि क्या होता है, सोच जो होता है वो फिक्स नहीं होता है, वो अपनी समस्याओं को अलग अलग माध्यमों से कोशिश करता है कि हम इसको प्रश्न का हल सॉल्यूशन जरूर निकाल लें। तो इसका लक्षण क्या है, देखिए पहला है अति सक्रियता। देखिए अति करने का मतलब बहुत ज़्यादा सक्रिय होना, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होना। ज़्यादा हम सक्रिय हो जाएंगे तो क्या गलती हो जाएगी, जल्दबाजी नहीं करना है। असतर्कता, देखिए असतर्कता का मतलब होता है कि मतलब कि जो बच्चे होते हैं वो काम अच्छे से नहीं कर पाते हैं, मतलब कि आलसी लेजी कर सकते हैं उसको, तो ये भी गलत है। सी में क्या है, परिज्ञानता या बोधमयता, कम आ गया है तो ये गलत हो गया भाई, यही आपका आंसर होगा। अपसारी चिंतन, ठीक है। अपसारी चिंतन का मतलब होता है आउट ऑफ द बॉक्स, मतलब कि एक बच्चा उस बॉक्स के बाहर बहुत सारे थिंकिंग करेगा, उसके अंदर बहुत सारे चिंतन होगा, ठीक है। जैसे कि मानते हैं, हम बोलेंगे कि अगर पृथ्वी पर से पेड़ खत्म हो जाए तो क्या होगा, तो इसका आंसर अपसारी होगा, बहुत सारी होगा, ठीक है। तो आपका आंसर हो गया अपसारी। चलिए नेक्स्ट है तो क्या कहते हैं आपका क्वेश्चन नंबर, ये आपका था कितना 4, राइट। 4 के बाद 20 आ गया, ये कैसे हो सकते हैं भाई, हाँ यहाँ आ गया। चलिए 5,
निम्न में से अध्यापन अधिगम का सबसे प्रभावशाली माध्यम कौन सा है? तो देखिए यहाँ एक वर्ड है, कौन सा है? अध्यापन अधिगम। दैट मीन्स पढ़ाना और पढ़ना, शिक्षण और अधिगम करने का मतलब वही हुआ, है ना, कि सबसे प्रभावशाली माध्यम कौन सा होगा। करने का मतलब जब आप क्लास में बच्चों को पढ़ाते हैं, है ना, तो उसका सबसे अच्छा तरीका कौन सा हो सकता है? पहला है बिना विश्लेषण के अवलोकन करना। क्या आप विश्लेषण नहीं कीजिएगा, है ना, तो क्या बच्चे समझ पाएंगे? उसको प्रभावशाली शिक्षण कहेंगे? नहीं, गलत। अनुकरण नकल करना या दोहराना। क्या बच्चे को अगर हम नकल करना सिखाएंगे तो क्या वो प्रभावशाली तरीका होगा? बच्चे का माइंड बढ़ पाएगा, चिंतन कर पाएगा? नहीं, गलत। विषय वस्तु को यंत्रवत याद करना। अगर हम बच्चे को रटवाएंगे तो क्या ये प्रभावशाली तरीका है पढ़ाने का? बिल्कुल गलत। तो 3 ऑप्शन गलत है, तो आपका 4 हो जाएगा। संकल्पना मतलब कल्पना, कल्पना के बीच संबंध खोजना। करने का मतलब बच्चे जब तक कल्पना करेंगे नहीं कि भाई मैंगो और एप्पल दोनों में क्या डिफरेंस है, तब तक ये प्रभावशाली नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट है, एक अध्यापिका को दिए गए किस कार्यकलाप में छात्रों की विभिन्न त्रुटियों का विश्लेषण करना चाहिए? क्योंकि देखिए प्रश्न को समझिए कि एक अध्यापिका है ना, दिए गए कार्यकलाप में छात्रों की विभिन्न त्रुटियों का विश्लेषण करना चाहिए। अगर बच्चे गलती करते हैं तो उस गलतियों का आप बोर्ड पे क्या करते हैं? एक्सप्लेनेशन करते हैं ना जी, कि आपने गलती कहाँ किया एग्जैक्ट, है ना। तो क्यों करना चाहिए भाई? इसके आधार पर वह ज़्यादा त्रुटियां करने वाले छात्रों को दूसरे छात्रों से अलग कर सकती है। अब देखिए ये क्या कह रहा है कि अगर बच्चे की गलतियों को हम एक्सप्लेनेशन करेंगे तो क्या इससे ऐसा होगा कि जो बच्चा ज़्यादा त्रुटियां करता है वो दूसरे से अलग करेगा? हम सबको बता रहे हैं भाई, ये हो सकता है ना। चलिए बी देखते हैं। अधिगम केवल त्रुटियों के शोधन पर निर्भर है? नहीं नहीं नहीं, इसके आधार पर वह दंड की मात्रा। चलिए नेक्स्ट कहता है कि एक अध्यापिका को दिए गए किसी कार्यकलाप में छात्रों की विभिन्न त्रुटियों का विश्लेषण करना चाहिए। क्वेश्चन को समझिए। कहता है कि अगर क्लास में बच्चे, आप कुछ CW दिए हैं, बच्चे सारे बच्चे ने किया, ठीक है, और उसके बाद आप जब चेक करते हैं तो बच्चे बहुत सारे वर्ड्स में बहुत सारे आंसर्स गलती करते हैं, तो उन गलतियों को छोड़ देना उचित बात तो नहीं है। तो उसको विश्लेषण क्यों करना चाहिए? अगर आप विश्लेषण करते हैं तो बच्चों को तो फ़ायदा ही होगा। तो अब देखिए, इसके आधार पर वह ज़्यादा त्रुटियां करने वाले छात्रों को दूसरे छात्रों से अलग कर सकती है। ऐसा नहीं हो सकता है कि अगर कोई जरूरी नहीं है कि कोई बच्चा ज़्यादा गलती करता है तो वो दूसरों छात्रों से अलग हो सकता है, ऐसा कोई बात नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है, अधिगम केवल त्रुटियों के शोध पर निर्भर है? नहीं नहीं नहीं, केवल वाला बात आ गया तो ये गलत हो जाएगा। जब भी केवल भैया दिख जाए तो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। वैसे भी त्रुटियों के शोधन पर तो निर्भर नहीं है भाई, है ना। अगर मान लीजिए बच्चे गलती करते जा रहे हैं बहुत सारा गलती, तो क्या ये देखो मुझे भी निर्भर करता है? नहीं, गलतियों को सुधारना है ना। सी ऑप्शन कह रहा है कि इसके आधार पर वह दंड की मात्रा निर्धारित कर सकते हैं कि बच्चे ज़्यादा गलती करेंगे तो उसको जो ज़्यादा गलती करेगा उसको उतना डंडा लगेगा, है ना। ऐसा कुछ नहीं होता है। तो डी देखिए, त्रुटियों की समझ अध्यापन अधिगम प्रक्रिया के लिए अर्थपूर्ण है। बिल्कुल सही बात है। अगर बच्चे त्रुटि करते हैं और उसको हम समझा देते हैं कि आपका गलती है, यहाँ पे आपने ऐसे ऐसे कर दिया, मिस कर दिया, तो इससे क्या होता है कि ये शिक्षण की जो प्रणाली होती है इसके लिए अर्थपूर्ण होता है। बच्चे इसको समझ जाते हैं और नेक्स्ट गलती नहीं करते। ओके, चलिए क्लियर है, तो आपका आंसर राइट हो जाएगा डी। नेक्स्ट है 7, अधिगम की प्रेरणा को किस प्रकार कायम रखा जा सकता है? कहने का मतलब है कि अगर आपके कक्षा में कोई बच्चा है
मतलब बहुत सारे बच्चे हैं, आप उसको पढ़ा रहे हो, सिखा रहे हो, आप रेगुलर सिर्फ चैप्टर वाइज पढ़ाओगे, उसके उद्देश्य के बारे में कुछ नहीं बताओगे कि आपका एग्ज़ाम कैसे होगा, नहीं होगा, पढ़ना चाहिए ना। अभी प्रेरणा, तो आप बच्चे को कैसे उसको अभी प्रेरित करके रखोगे, उसके अंदर का जो अभिप्रेरणा है कायम कैसे रखो। जैसे कि आप अभी ये वीडियो देख रहे हो तो आपके अंदर प्रेरणा है पढ़ने की, तभी तो आप देख रहे हो ना। और ये प्रेरणा कायम कैसे हो सकता है, जब आपको ये पता रहेगा कि अगर मैं एग्ज़ाम में पढ़ूंगा तभी अच्छे से आंसर दे पाऊंगा, और वो एग्ज़ाम जब क्वालिफाई हो जाएगा तो मेरा लाइफ बदल सकता है। तो ये अभी प्रेरणा बच्चे को कायम कैसे रखा जा सकता है। ऑप्शन ए, प्रश्न को बस अच्छे से समझ लीजिए, आंसर निकल जाएगा। ऑप्शन ए में है बच्चों को बहुत आसान क्रियाकलाप देकर देखिए, बच्चों को अगर आसान क्रियाकलाप दीजिएगा तो बच्चे मतलब कि आलसी हो जाएंगे, लेजी हो जाएंगे, है ना। आसान कभी नहीं देना है। अगर आप 5 क्लास के बच्चे को टेबल दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, उसके संज्ञानात्मक, ज्ञानात्मक, भावात्मक विकास हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, ये गलत है। बी में ये यंत्रवत याद करने पर जोर देकर बच्चे को याद करने के लिए कहेंगे तो क्या उसका प्रेरणा बढ़ेगा, कभी नहीं। याद करने के बाद जब भी आए तो इसको आप काट ही दीजिएगा, क्योंकि एनसीएफ याद करने रटने की प्रणाली को ख़त्म करने का ये सुझाव दिया है, मुख्य उद्देश्य में ये आता है, ठीक है। एनसीएफ 2005 में जो संशोधन किया गया था उसमें स्कूली जीवन को बाहरी जीवन से जोड़ना है, रटने की प्रणाली को हटाना है ना, गतिविधियों के साथ बच्चों को पढ़ाना है, ये सब बातें हैं प्रमुख। चलिए नेक्स्ट है ऑप्शन, बच्चों को दंड तो कभी नहीं देना है। एनसीएफ इसके क्या कहते हैं, विरोध करता है कि दंड नहीं देना है। तो ये तीनों जब गलत हो जाएगा तो आंसर राइट क्या हो जाएगा, प्रवीणता अभिमुखी लक्ष्यों पर जोर देकर। कहने का मतलब है बच्चे को अभिमुखी, मतलब कि आगे का जितने भी लक्ष्य है उस पर जोर देना है कि तुम्हारा एग्जाम है, ऐसे पढ़ो वैसे पढ़ो, ठीक है, तभी प्रेरणा बनी रहेगी। आई होप कि आप ये क्लियर है आप लोगों को। अगर क्लियर है तो प्लीज़ लाइक और कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा। नेक्स्ट है शर्मिंदगी। देखिए, शर्मिंदगी बच्चों को अधिगम हेतु अभिप्रेरित करने के लिए बहुत प्रभावशाली है। मतलब कहने का मतलब कि जो बच्चा के अंदर शर्मिंदगी है, क्या वो बच्चे को अभिप्रेरित करेगा, कभी नहीं कर सकते भाई। प्रभावशाली, शर्मिंदगी कैसे प्रभावशाली करेगा, गलत। नेक्स्ट है कि शर्मिंदगी के भाव को अध्यापन अधिगम प्रक्रिया के बारंबार पैदा करना चाहिए। बच्चे को शर्मिंदा करेंगे, ये गलत बात है ना, बिल्कुल गलत बात है। उसके बाद सी में आइए, शर्मिंदगी का संज्ञान से कोई संबंध नहीं, ये गलत है। शर्मिंदगी का संज्ञान से संबंध है, ठीक है। संज्ञान करने का मतलब हमारा दिमाग, हम सोचते हैं, हम विचार करते हैं, हम चिंतन करते हैं, हम कल्पना करते हैं, दिमाग से ही तो हर चीज़ होता है। तो ये तो दिमाग से जुड़ा हुआ है ना जी शर्मिंदगी, संबंध कैसे नहीं है, तो ये भी गलत। जब 3 ऑप्शन गलत है तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, डी, कि शर्मिंदगी का संज्ञान पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। बिल्कुल सही बात है जी, शर्मिंदगी का संज्ञान पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है, मतलब संभावना जता रहा है, ठीक है। तो ये आंसर से हो जाएगा, क्लियर है। नेक्स्ट में ये अधिगम की संरचनात्मक विचार यह सुझाव देता है कि ज्ञान की संरचना में, देखिए क्वेश्चन को समझिए, कह रहा है कि जो सीखने का जो क्या कहते हैं कंस्ट्रक्शन है, सीखने का जो धारा है, सीखने का जो तरीका है, जो विचार है, वो सुझाव क्या देता है, ज्ञान की संरचना के बारे में, है ना। बच्चे को सक्रिय भूमिका निभाना चाहिए, बिल्कुल सक्रिय आ गया। आप चलिए इसको रोक के चलिए, अच्छा लग रहा है। बी में है बच्चे पूर्ण रूप से पाठ्य पुस्तक पर निर्भर नहीं, एनसीएफ पाठ्य पुस्तक पर निर्भर होने से विरोध करता है, ठीक है, ये गलत हो जाएगा। सी में ये बच्चों की भूमिका नहीं होती, ये गलत है, ये बाल केंद्रित है ना, तो बच्चों की भूमिका ही होती है, बच्चे केंद्र में रखना है बच्चे को, ठीक है। डी में बच्चे को पूर्ण रूप से वयस्कों पर निर्भर नहीं, निर्भर किसी पे नहीं रखना है। निर्भर की बात आई, अगर बच्चे निर्भर किसी पे हो जाएंगे तो खुद कब करेंगे,
अगर माता पिता ही उनका होमवर्क कर दे तो बच्चा तो सब दिन माता पिता के पास ही आएगा ना। जब एग्ज़ाम होगा तो बच्चे को फिर मार्क्स कम आएंगे तो माता पिता ही बच्चे को मारेंगे, इसलिए निर्भर नहीं होना है। तो आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, देखिए मैं कैसे डील कर रहा हूँ, बस आप टेक्निक्स को समझिए। नेक्स्ट है कि अधिगम के लिए निम्न में से कौन सी धारणा उपयुक्त है। कहने का मतलब है कि बच्चे का जो सीखना है ना, बच्चे पढ़ते हैं, सीखते हैं, समझते हैं, उसमें उसके लिए सबसे मुख्य धारणा क्या है, कॉन्सेप्ट क्या अच्छा होता है। प्रयासों से कोई फर्क नहीं पड़ता, गलत भाई। ज़िंदगी भर तो हम लोग प्रयास ही करते हैं, है ना, तो ये गलत ऑप्शन हो जाएगा। असफलता अनियंत्रित है, क्या असफलता निश्चित नहीं है? अनिश्चित है क्या? नहीं, ये गलत है। योग्यता सुधार्य है, इसको लेके चलिए। बी डी में ये योग्यता अटल है, ये गलत है। अटल के बाद फिर आ गया यहाँ पर, कोई जरूरी है कि अटल ही हो जाएगा? हर इंसान मेहनत करता है, सक्सेस सभी को मिल पाता है क्या? अटल नहीं है। योग्यता को सुधारे करने का मतलब है कि हम बच्चे को सुधार सकते हैं, चाहे वो कितना भी श्लोक क्यों नहीं समझता है। उसको नए टेक्निक से, उचित शिक्षण विधि से हम उसकी योग्यता को सुधार सकते हैं। उसकी पठन लिखन, है ना, ये सभी कौशल को हम सुधार सकते हैं। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात हो गई। कितना भी शराबी क्यों नहीं होता है ना, उनको सुधारा जा सकता है। ओके, नेक्स्ट है आपका, निम्न में से कौन से परिपाटी। देखिए परिपाटी का मतलब होता है उपागम, ठीक है, भाग। निम्न में से कौन सी परिपाटी विद्यार्थियों में संकल्पनात्मक समझ की बढ़ोतरी करने में सहायक है। कहने का मतलब बच्चे के अंदर कल्पना शक्ति का विकास करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है। कल्पना बच्चा कब करता है? जब बच्चे को हम लोग क्या कराते हैं, जब बच्चे को के अंदर समझ होता है, जब ज्ञान होता है, तभी तो कल्पना होता है। पहला देखिए ऑप्शन, बारंबार परीक्षा है, क्या परीक्षा लेने से बच्चे की कल्पना बढ़ेगी? बिल्कुल गलत। अन्वेषण और संवाद, देखिए अन्वेषण और संवाद यही आपका राइट आंसर है, क्योंकि इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड्स, इसको समझिए। अन्वेषण का मतलब होता है डिस्कवर करना, खोज करना, और संवाद का मतलब होता है बातचीत करना, है ना। अगर बच्चे डिस्कशन करते हैं, संवाद करते हैं, तो बच्चे के अंदर कल्पना होती है। अगर बच्चे से हम क्लास में संवाद करते हैं तो बच्चे तरह तरह की बातों को पूछते हैं, प्रश्न करते हैं, जिससे उनकी कल्पना करने की क्षमता होती है। ठीक है, सी में है, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। वैसे पढ़ लेते हैं, प्रतिस्पर्धा आधारित प्रतिस्पर्धा है ना, पाठ्य पुस्तक के नहीं। देखिए जब भी अन्वेषक और संवाद आ जाए तो इस पर फोकस कीजिए, ये बहुत पॉजिटिव वर्ड है। बारे में ये बच्चों को सीखने में कठिनाई होती है जब अधिगम सामाजिक संदर्भ में हो। देखिए सामाजिक संदर्भ, ये बहुत बड़ी बात है, इसको ध्यान दीजिए। सीखने में कठिनाई होती कब है? बच्चे को पढ़ने लिखने बोलने समझने में कठिनाई कब होती है? जब अधिगम समाज से संबंधित हो। अरे यार वाइद्यकोत्स्की तो कहता है कि बच्चे जो होते हैं वो समाज में समायोजन करके विकास होता है। तो समाज सीखने के लिए बहुत बड़ा रोल अदा करता है। संस्कृति, समाज, बच्चे समाज से ही तो हर चीज़ सीखते हैं, है कि नहीं। परिवार से ही तो हम लोग सीखते हैं, परिवार भी एक समाज का हिस्सा है कि नहीं है। माता पिता से ही तो सीखते हैं। तो ये बिल्कुल गलत बात है, कठिनाई नहीं होता है इससे। बी में आइए, विषय वस्तु को बहु रूपों में प्रस्तुत किया हो। कहना विषय वस्तु करने का मतलब हो गया टॉपिक। जैसे कि मान लेते हैं कोई एक टॉपिक है फोटोसिंथेसिस, या प्लांट्स के बारे में पढ़ा रहे हैं, जर्मिनेशन पढ़ा रहे हैं, है ना। तो जब आप टॉपिक पढ़ा रहे हैं तो उसको बहुत ढंग से प्रस्तुत कीजिए, जैसे कि प्रोजेक्ट के माध्यम से, ओरली माध्यम से, वीडियो के माध्यम से। तो ये आंसर क्या होना चाहिए? सही होना चाहिए। कठिनाई होती है, तो ये भी अच्छी बात लिखा हुआ है ना।
तो ये भी पॉजिटिव है, इसमें नेगेटिव पूछ रहा है। क्वेश्चन को समझिएगा, है ना। बच्चों को सीखने में कठिनाई होती है, मतलब नेगेटिव बात पूछ रही है। सी में सूचना अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत किया जाए, यही ऑप्शन आपका हो जाएगा आंसर। देखिए, सूचना को अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत नहीं करना चाहिए। सूचना करने का मतलब हो गया एग्जैक्ट डाटा। अगर इस वर्ष पीएम अगर हमारे मोदी जी हैं तो हो सकता है ये एक सूचना है, ये एक इन्फॉर्मेशन है। जैसे कि आज स्कूल बंद है, ये एक सूचना है ना। जैसे कि इस फरवरी में मान लीजिए 15 तारीख को कोई फेस्टिवल है, तो क्या अगले साल 15 को ही होगा? ये एक सूचना है। तो सूचना हमेशा बदलती रहती है, भारत के प्रधानमंत्री बदलते रहते हैं, तो सूचना से बच्चों को दूर रखना है ना। नहीं तो बच्चे सूचना को एक ज्ञान समझ लेते हैं, तो ये सीखने में कठिनाई करते हैं। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 13 में आइए। अधिगम की सर्वोत्तम अवस्था कौन सी है? अधिगम की सर्वोत्तम अवस्था करने का मतलब है जो सीखने की सर्वोत्तम उम्र कौन सा होता है? पहला है संतुलित उत्तेजना, कोई भय नहीं। देखिए, इस पे मैं बात करना चाहता हूँ कि कोई भी चीज़ हम कब सीखते हैं? जब हमारा जो इमोशंस होता है, हम एकदम शांत रहते हैं, हम संतुलन में रहते हैं, तभी सीख पाते हैं। ठीक है, हमें कोई डर नहीं होता है तभी हम बोल पाते हैं, हमें कोई भय नहीं होता है तभी हम आगे बढ़ पाते हैं। तो ऑप्शन ए इज राइट हो जाएगा। ठीक है, अगर बी ऑप्शन की बात करते हैं, अगर उत्तेजना ही नहीं होगा और आपके अंदर फीलिंग्स नहीं होगा तो आप कुछ सीख पाइएगा? इच्छा ही नहीं होगा तो कुछ सीख पाइएगा? गलत। उच्च उत्तेजना, देखिए ज़्यादा उत्तेजना उच्च जब भी रहे तो ये गलत हो जाएगा। और मान लीजिए आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं, तो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा भावुक हो जाते हैं, तो हमें लॉस हो जाता है। और निम्न उत्तेजना तो होना ही नहीं चाहिए। अगर उत्तेजना नहीं है तो पुरुष ही नहीं है। महापुरुष है क्या? चलिए नेक्स्ट है, बच्चों के विकास की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस प्रकार प्रतिरूपित किया जा सकता है? देखिए, प्रश्न कहता है कि जो बच्चे का विकास है, शारीरिक है ना, शारीरिक हो गया, मानसिक हो गया, सामाजिक हो गया, उसके बाद आपका संवेगात्मक हो गया, मतलब कि ये चारों जो बच्चों का विकास होता है, तो उसमें जो व्यक्तिगत विभिन्नता है, अलग अलग बच्चे का विकास अलग अलग तरीके से होता है। यह किस पर प्रतिरूपित किया जा सकता है? अर्थात यह किसके कारण होता है? बच्चों में अलग अलग गुण पाया जाता है। कोई बच्चा छोटा है, कोई बच्चा मोटा है, किसी की आंखें नीली है, बूढ़ी है ना, कोई तेज है, कोई पढ़ने में थोड़ा स्लो है। तो ये आखिर किसके कारण से होता है? तो एक टॉपिक है अनुवांशिकता और पर्यावरण। ठीक है, तो इस पे एक लेसन ही होता है, तो इसमें दोनों होता है। क्या होता है? दोनों। इसका आंसर डायरेक्टली ये हो जाएगा, अनुवांशिकता एवं पर्यावरण के दोनों पर असर करता है। केवल अनुवांशिकता पर नहीं निर्भर करता है, मतलब कि बच्चे का विकास जो होता है वो माता पिता मतलब अनुवांशिकता का अर्थ होता है कि हमारे माता पिता का गुण बच्चों में पाया जाता है। आपके माता पिता के गुण आप में कुछ न कुछ होगा, है ना, वो कभी नहीं बदलता है, वो फिक्स होता है। और ये जन्मजात क्षमता होती है बच्चे की विकास करने के लिए, डेवलपमेंट करने के लिए। और मान लीजिए कि आप दिखने में बहुत स्मार्ट है, लेकिन आपका पर्यावरण माहौल अच्छा नहीं है, तो क्या आप विकास कर पाइएगा? बिल्कुल नहीं। तो क्वालिटी होने के लिए अच्छा पर्यावरण होना चाहिए। तो केवल अनुवांशिकता नहीं होगा, केवल पर्यावरण नहीं होगा, हमेशा याद रखिएगा अनुवांशिकता और पर्यावरण दोनों होता है बच्चों के विकास के लिए। चलिए नेक्स्ट में आते हैं। एक कार्य के दौरान सयाना स्वयं से बात कर रही है कि वह कार्य पर किस प्रकार प्रगति कर सकती है। लेव वाइगोत्स्की के भाषा और चिंतन सोच के बारे में दिए गए विचारों के अनुसार किस तरह व्यक्तिगत वाक्य दर्शाता है? देखिए, प्रश्न कहता है कि कोई बच्ची है जो खुद से बात कर रही है। जैसे होता है ना, कोई बच्चा है
बच्चे खिलौना से खेलते रहता है, रेलगाड़ी से छुक 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 छुक, अरे अरे मेरी रेलगाड़ी गिर गई, है ना। बलबलाते रहता है, उसको बोलने नहीं आता फिर भी बोलने की कोशिश करते रहता है। तो इस बारे में वाइगोत्स्की, है ना, भाषा और विचार के बारे में कुछ कथन दिया है। तो ये इन ऑप्शंस में से कौन सा होगा, ध्यान से देखिए। इसका ऑप्शन डायरेक्टली हो जाएगा ये स्वतः नियमन। देखिए वाइगोत्स्की व्यक्तिगत वार्ता के बारे में बात की है, निजी वार्ता के बारे में बात किया है, उसी का ये पर्यायवाची शब्द है स्वतः। मतलब वो खुद से व्यक्तिगत वार्ता करती है, खुद से अपने भाषा को खुद से विकास करना चाहती है। एक थ्योरी है, टॉपिक है जिसमें डायरेक्टली इसका आंसर आता है। आत्म केंद्रित का बात तो पियाजे ने किया है, ठीक है। संज्ञानात्मक का बात भी पियाजे ने किया है, मनोवैज्ञानिक विकार की बात भी पियाजे ने किया है। यहाँ वाइगोत्स्की का बात हो रहा है। यही होता है कि यहाँ पे जो पर्यायवाची शब्द है वो आपको डालकर सीटेट आपको कंफ्यूज करेगा। तो कोशिश कीजिए कि आप पर्यायवाची शब्द ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान में रखें। नेक्स्ट है 26 कि मूल्यांकन पद्धति का लक्ष्य होना क्या चाहिए। देखिए मूल्यांकन करने का मतलब है शिक्षण और अधिगम प्रक्रिया का क्या है, एक अंतिम सोपान है। और मूल्यांकन बहुत ज़रूरी है बच्चे की जांच के लिए। तो पहला ऑप्शन, इसका लक्ष्य क्या होना चाहिए। तो ऑप्शन ए है विद्यार्थियों की जरूरतों एवं आवश्यकताओं की पहचान करना। मूल्यांकन का क्या लक्ष्य यही है कि विद्यार्थियों की जरूरत आवश्यकताओं को पहचान करना। इसको लेके चलिए, अच्छी बात है। बी में पुरस्कार, पुरस्कार तो देना नहीं है, गलत। विद्यार्थी को नामांकित तो करना ही नहीं है। योग्यता और आधारित समूह विद्यार्थियों को विभाजित करना, योग्यता पर कभी नहीं विभाजित करना है। तो ये मूल्यांकन का मेन उद्देश्य ये होता है कि बच्चे का मान लीजिए आप एग्ज़ाम लेते हैं, तो एग्ज़ाम का उद्देश्य क्या होता है, बच्चे की गलती निकालें, बच्चे की असफलता, अगर बच्चे प्राप्त किए हैं तो उनकी कमी को निकालना, उनका निदान निकालना, उनका उपचार करना। मूल्यांकन का एक यही तरीका है, सुधार करना उसकी कमियों को। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। ओके, चलिए, ए इज द राइट ऑप्शन। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को अपडेट कीजिए। एक गतिविधि के दौरान छात्रों को संघर्ष करते देख एक अध्यापिका बच्चों के संकेत और इशारे जैसे क्या, क्यों, कैसे प्रदान करने का फैसला लेती है। तो इसमें लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार अध्यापिका की योजना क्या है। देखिए मान लीजिए क्लास में या बच्चों को कुछ होमवर्क दिए, ठीक है, और बच्चे फंस रहे हैं बनाने में। मान लीजिए आप मल्टीप्लाई दिए है, बच्चे उसमें कंफ्यूज हो गए हैं, तो आप उसमें थोड़ा हिंट्स देते हैं, कैसे हो जाएगा ये, क्यों हो जाएगा, है ना। ऐसे ऐसे कुछ हिंट्स देते रहते हैं ना, आपको लगता है कि बच्चे यहाँ फंसेंगे। तो टेम्पोररी हेल्प जो उसी को वाइगोत्स्की ने एस्केप फोल्डिंग के नाम से सिद्धांत दिया है, पाठ ढांचा। तो ये एक सिद्धांत है, उससे आपको आंसर निकल जाएगा, ठीक है। तो छात्रों को प्रत्याहार निकास प्रवृत्ति पैदा करना, अधिगम की प्रक्रिया को अर्थहीन होगी, बच्चों के अधिगम के लिए अनुप्रेरित और निष्प्रेरित करेंगे, अधिगम के लिए पाठ ढांचा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये पाठ ढांचा है, ये आपको डायरेक्टली आ जाएगा। जब भी वाइगोत्स्की का बात हो तो पाठ ढांचा आएगा ही आएगा, व्यक्तिगत निजी आएगा ही, समाज संस्कृति आएगा ही आएगा। इस पर ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 में आते हैं। एक खेल क्रिया के दौरान चोट लगने पर रोहन रोने लगा। यह देखकर उसके पिता ने कहा, लड़की की तरह व्यवहार ना करो, लड़के रोते नहीं। देखिए ये एक पूर्व अवधारणा को दर्शाता है। उसके पिता ने ऐसा क्यों कहा, क्योंकि हमारा समाज, हम लोग मानते हैं कि लड़की कमज़ोर है। तो ये किसको दर्शाता है, इस प्रश्न में पूछ रहा है कि ये जो रोहन के जो पिता है वो ऐसा बात क्यों बोले, है ना। तो ऑप्शन में देखिए, लैंगिक भेदभाव को कम करता है, नहीं, ये तो और लड़का लड़की के भेदभाव को बढ़ा ही रहा है ना।
ऑप्शन बी में है लैंगिक समानता को बढ़ावा देता है। देखिए, लैंगिक समानता को बढ़ावा दे रहा है क्या? बिल्कुल। क्या लैंगिक समानता को ये बढ़ावा दे रहा है? आगे देखिए, कहने का मतलब समानता है, वो यहाँ पे ध्यान दीजिए, समानता को नहीं बढ़ावा दे रहा है ना। समानता करने का मतलब है कि लड़का लड़की दोनों को एक साथ ले रहा है ना, दोनों को बराबर हिस्सा दे रहा है। तो ये भी ऑप्शन गलत है। इसी में ये लैंगिक रूढ़िवादियों को दर्शाता है। बिल्कुल यही आंसर है। इसमें क्या है, जेंडर को दर्शाता है, लिंगवाद को दर्शाता है। जैसे होता है ना जातिवाद, लिंगवाद, तो ये लैंगिक विभेद होता है, रूढ़िवादी का अर्थ ही होता है। 19 में तो एक प्रगतिशील कक्षा थी। ये प्रगतिशील कक्षा के बारे में हम डिस्कस करें। प्रगतिशील कक्षा में बच्चे को विभिन्न गतिविधियों के द्वारा पढ़ाना चाहिए। जो बच्चा मतलब कि जिस बच्चे को जिसमें रुचि है आप उसी में उसको आगे बढ़ाइए। हो सकता है कोई बच्चा पढ़ने में अच्छा नहीं हो, खेलने में अच्छा हो, स्पोर्ट्स में अच्छा हो, ड्राइंग में अच्छा हो। तो प्रगतिशील कक्षा में क्या होना चाहिए? ऑप्शन ए में ज्ञान की संरचना के लिए प्रचुर मौके प्रदान करने चाहिए। बिल्कुल सही बात है भाई। बच्चे को सिखाने के लिए उनको मौका देना चाहिए, सभी बच्चों को बोलने की मौका देना चाहिए। कभी कभी शिक्षक क्या करते हैं कि 2-3 बच्चे को देख लेते हैं और क्लास को आगे बढ़ा देते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। प्रचुर मौके देना चाहिए, थोड़ा नहीं। मान लीजिए कोई प्रश्न हम देते हैं बच्चे को लिखने के लिए, है ना, और 10 मिनट में ही हम कॉपी चेक कर लेते हैं, जिसमें कुछ बच्चे ही दिखा पाते हैं। तो इससे क्या होता है, हो सकता है बहुत सारे बच्चे कोई क्वेश्चन समझ रहा होगा, कोई क्वेश्चन को स्टार्ट ही किया होगा समझना, हो सकता है कोई क्वेश्चन आधा लिख चुका होगा। तो एक मौका दीजिए प्रचुर मात्रा में, ताकि बच्चे आगे बढ़े। तो इसका ऑप्शन ए ही सही होगा। ठीक है, फिर भी हम ऑप्शन पढ़ लेते हैं। विद्यार्थियों को उनके अकादमिक अंकों पर, देखिए अंक की बात आ रही है ना। प्रगतिशील कक्षा में अंक के आधार पर नहीं बांटना चाहिए, कॉन्सेप्ट के आधार पर। अध्यापक को अटल की बात आ गई। विद्यार्थी की प्रतिस्पर्धा पर बल देना चाहिए, ये भी गलत है। तो आंसर आपका कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 में आते हैं हम लोग। चलिए अब 10 क्वेश्चन और हैं, इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन करेंगे। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको हमारा वीडियो? आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो आप लोगों की मदद करेगा सीटेट एग्ज़ाम में। और फ्रेंड्स, अगर अच्छा लगा तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सपोर्ट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।